हेलो एवरीवन। आज फिर इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यानी सवाल को जो बोर्ड मॉडल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे सवाल इलेक्ट्रोस्टैट का करवा चुके हैं और आज जो सब्जेक्टिव टाइप है वो लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। और ये सवाल ऐसे हैं जिसको यदि आप कर लेते हैं तो कोई गेस पेपर ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा है और इतना ही में से आपका बोर्ड में पूछा जाएगा और वो भी फिजिक्स के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को। देखो, किसी चालक की धारिता से क्या समझते हैं? यानी कोई चालक है जिसकी धारिता क्या होती है, मतलब उसकी धारिता को क्या कहते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाई कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। दोनों, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश, जिसमें आपकी मर्जी, जिसमें आप जवाब देना चाहते हैं, जिस मीडियम में आप सॉल्व करना चाहते हैं वो मीडियम का अवेलेबल है। देखिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, इसके आंसर को, फिर उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, कैसे समझनी है, वो बातें आएगा। लेकिन लिखना क्या है पहले इस पे आते हैं। तो देखिए, चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, आंसर में देना है। किसी चालक में इकाई विभवांतर बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। यह हिंदी मीडियम के लिए हो गया। और यदि यही इंग्लिश मीडियम में आपको जवाब देनी है यदि, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज required to the rise unit potential difference of a conductor is called capacity of a conductor। देखिए, होता क्या है यहां पे कि जो C है, C वो होता है Q बाई V। ये फॉर्मूला हो गया, यानी विद्युत आवेश बाई विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? कैपेसिटी है ना, C। तो आपको हिंदी में देना है तो इतना लिख दीजिए, फार्मूला नीचे लिख दीजिए। इंग्लिश में लिखना है तो इतना लिख दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं ये होता क्या है एक्चुअली। ये तो लिखने का मेथड हो गया कि इतना आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में तो हिंदी में और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में। देखो, तो एक्चुअली देखिए होता क्या है, हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है ये, तो समझ लें कि कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर एक कैपेसिटर नहीं होता है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी होती है। बगल में एक कंडक्टर लिए और बगल में एक ग्लास लिए हैं। देखिए, दो है। यदि आप ग्लास में वाटर डालिएगा तो जितना ज्यादा अमाउंट डालिएगा उतना इसमें हाइट ज्यादा होगा, यानी अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है हाइट, ठीक है, यानी अमाउंट और हाइट एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। उसी तरीके से किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज देते हो, जैसे इसको मैं चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, चार्ज दे रहा हूं कंडक्टर को, तो जितना चार्ज देंगे उसके हिसाब से इसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर इंक्रीज करेगा। तो यहां पर ये जो चार्ज है यानी विद्युत आवेश है वो देखिए क्या होता है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यानी विभवांतर का, यानी Q वैरिज V हो गया। अब यही वैरिज को हटाते हैं तो C आता है और C इंटू क्या लिखते हैं? V लिखते हैं। तो यही जो वैरिज हटाते हैं वो क्या है? कैपेसिटी है, धारिता है। तो इसका चार्ज और इसका वोल्टेज दो बात है, लेकिन इसकी कैपेसिटी फिक्स है। जैसे देखिए ग्लास है, मान लो इसमें 100 ग्राम पानी रखने की कैपेसिटी है, तो 100 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट दोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी उसका फिक्स है, उतना से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। यदि 250 ग्राम वाटर रखने का है इसमें तो 250 ग्राम तक रखेगा, उसकी कैपेसिटी फिक्स है। तो यहाँ कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो क्या है? नियत है, कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर हटाने के बाद कांस्टेंट लगाया गया। और ये C इज इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई V आ गया। अब देखिए C क्या है? तो ये तो धारिता है, धारिता है यानी कैपेसिटी, या तो इसी का एक नेम है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो सिंगल कंडक्टर के पास धारिता होती है लेकिन वो एक कैपेसिटर नहीं होता है।
वो एक कैपेसिटर नहीं होता। कैपेसिटर क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे जैसा सवाल आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले ये जो है ये स्केलर है यानी अदिश है। ये कैसी राशि है तो बोला जाएगा अदिश राशि है यानी स्केलर है एक। दूसरा इसमें एसआई यूनिट पूछा जाता है। फार्मूला पूछेगा धारिता का तो क्यू बाई भी। कैसी राशि है तो अदिश। इसका एसआई यूनिट फैराड होता है, फैराड यानी एफ। और 1 फैराड इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट बाई 1 वोल्ट। इसकी वैल्यू हो गया ऐसा। अब देखिए इसका आता है अदर, जो क्या है डायमेंशन, इसका वीमा यानी डायमेंशन। तो देखो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। क्यू रहने दो, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल मतलब W बाई क्यू। तो क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्यू इंटू क्यू। W मतलब वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो चार्ज का डायमेंशन दे दो 80 इंटू 80 हो गया। नीचे क्या है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन ml t पे पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का L होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा A, देखो m ऊपर चला जाएगा तो -1, L पे पावर 1, L पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो L पे पावर -2 हो गया। अब T के पास आ जाओ, T और T 2 है और ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा यानी T पे पावर 4, A और A तो A पे पावर 2। तो ये क्या हो गया डायमेंशन हो गया। तो देखिए धारिता क्या है वो डिफिनीशन हो गया। यदि उसके अलावे कैसा राशि है धारिता, क्या एसआई यूनिट होता है, क्या इसका डायमेंशन होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो इधर एक्स्ट्रा चीज हो गया। किसके लिए तो कैपेसिटी के लिए यानी धारिता के लिए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो आता है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। यानी बतलाना है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है उसमें दूसरे प्लेट की क्या कार्य है। ठीक है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या तो प्लेट कैपेसिटर। देखिए तो यहां पर फंक्शन इसका क्या कार्य है वो देख लीजिए। हिंदी में यदि जवाब देना है तो यह भू संपर्क में होता है यानी अर्थेड होता है, मतलब पृथ्वी के कनेक्शन में होता है। कौन, जो सेकेंड प्लेट होता है, जो है ना दूसरा प्लेट होता है। यह प्रथम प्लेट पर दिए गए आवेश के विपरीत आवेश प्रेरित करता है। हो गया, यानी इंग्लिश में यदि जवाब देना है तो इट इज अर्थेड सो इंड्यूज अपोजिट चार्ज टू दैट गिवन टू द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज दोगे उसका विपरीत आवेश वो प्रोड्यूस करेगा, है ना, इंड्यूस करेगा। देखिए तो यहां पर सपोज कीजिए ये देखो एक प्लेट है और एक ये दूसरा प्लेट है। दो कंडक्टर प्लेट ले लिए, क्लोज रख दिए तो ये बन गया कैपेसिटर, ये बन गया संधारित्र। लेकिन यदि दोनों आपस में पैरेलल रखा गया प्लेट तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर पट संधारित्र या तो समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें से एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। मतलब एक को पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करते हैं तो दूसरा अपने आप नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है ना। तो देखिए होता क्या एक्चुअली। लेकिन यदि इसको आप चार्ज दे रहे हो, किसको, इसको चार्ज दे रहे हो, तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड से अर्थेड माने ग्राउंड के कांटेक्ट में लेना होगा। ये सिंबल हो गया कि अर्थिंग है, अर्थेड है। अब देखिए यहां पे ये प्लस दे दिए चार्ज, प्लस हो गया। प्लस चार्ज जैसे दिया तो प्लस वाला है तो ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फ्री, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, उसको ये अपने तरफ खींचने लगेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो किधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। ये पॉजिटिव है तो किधर आने लगेगा,
इधर आने लगेगा, तो इधर इकट्ठा हो गया कौन, नेगेटिव, ऋणात्मक, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव क्यू। अब देखो ये जो इधर माइनस, तो इधर क्या क्रिएट हो गया, प्लस, तो दूसरे साइड क्या क्रिएट होता है, प्लस, और उस प्लस को क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाकर उसको उदासीन बना देता है, उसको क्या बना देगा, यहां पे उदासीन, तो एक प्लस और एक माइनस हो गया। यही क्या है, सेकेंड प्लेट ये है जो अर्थेड रहता है, और जो प्रथम प्लेट है उस पे जो आवेश देते हैं उसका विपरीत आवेश इंड्यूस कर लिया, ठीक है, प्रेरित कर लिया। यही सेकेंड प्लेट का फंक्शन है। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है यहां पे प्रावैधुत सामर्थ्य एवं सापेक्ष प्रावैधुत स्थिरांक की परिभाषा करें, या तो परिभाषा लिखें या तो परिभाषित करें, मतलब डिफिनेशन लिखना है दोनों का। किसे कहते हैं इसके बारे में, कौन कौन, प्रावैधुत सामर्थ्य और सापेक्ष प्रावैधुत स्थिरांक, यानी दो चीज है, अनडिफाइंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब देखो ये क्या है, प्रावैधुत सामर्थ्य है, और ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, यानी प्रावैधुत सामर्थ्य है। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ये देख लें, इसको डिफाइन करनी है, परिभाषित करनी है, ठीक है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह महत्तम मान जहां तक प्रावैधुत का प्रावैधुत भंग नहीं होता है उसे प्रावैधुत सामर्थ्य कहते हैं। यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखिए एक्चुअली बताता हूं, यहां पे कुछ स्टोरी है, सीन है। जैसे देखो, सपोज कीजिए कि NaCl एक डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्या है, Na सोडियम आयन और Cl क्लोरीन आयन, दोनों को मिलने से बना है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो ये जो प्लस है और ये क्या है, माइनस है, अभी दोनों आपस में मिला हुआ है, कंबाइंड है दोनों, ठीक है। अब दोनों जब कंबाइंड है तो होता क्या एक्चुअली है कि इस प्लस वाले पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये माइनस वाले पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो एक पर फोर्स लग रहा है राइट साइड, एक पर फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, लेकिन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स है उससे यदि बड़ा फोर्स ये दोनों हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों में ब्रेकअप हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जहां तक ये आपस में बैलेंस करके रखा वही उसके लिए क्या है, यहां पे प्रावैधुत सामर्थ्य है। यानी इसी को बोलते हैं, इसी क्षेत्र को, जितना बड़ा क्षेत्र तक वो बैलेंस किया वही उसके लिए प्रावैधुत सामर्थ्य है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ओके, तो हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, यानी महत्तम विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एयर का देखिए, यदि एयर की बात करें यहां पर, तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। मतलब एयर में इतना तक फील्ड अप्लाई करोगे तो एयर जो है वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, और इससे यदि ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो एयर आयन में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी एयर का जो कोई भी जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो सबसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेगा, मतलब बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, तो वो आयन में फिर कन्वर्ट होने लगेगा। तो इतना तक कैपेसिटी है किसको, एयर को। इसलिए इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पावर ऑफ एयर, यानी हवा की प्रावैधुत सामर्थ्य। पूछा जाएगा हवा की, किसकी, तो हवा की, तो क्या बोलना है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये हो गया यहां पर, तो इसको डिफाइन कर दिए। अब आता है क्या चीज,
सापेक्ष प्रावैधुत स्थिरांक यानी रिलेटिव परमिटिविटी आता है। ओके, देखो तो किसी माध्यम के निरपेक्ष प्रावैधुत एवं निर्वात के प्रावैधुत के अनुपात को, ठीक है, अनुपात को सापेक्ष प्रावैधुत स्थिरांक कहते हैं। इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं प्रावैधुत स्थिरांक भी। ठीक है, तो देखिए यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन आर है, जो क्या है, एक प्रकार का रेशियो है। किसका? तो एप्सिलॉन का और बाई एप्सिलॉन नोट का। ये हो गया निरपेक्ष किसका? तो किसी माध्यम का। और एप्सिलॉन नोट क्या हो गया? हवा, मतलब निर्वात का। और इन दोनों का रेशियो ही ये होता है, यानी द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इतना देख लिख देना है, हो गया। अब देखो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये मात्रकहीन है और विमाहीन है। ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना इसकी कोई विमा होती है। हवा के लिए ये 1 होता है, वाटर के लिए ये 80 होता है, 80 होता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया यहां पर दोनों का डिफिनेशन। इस तरीके से लिख सकते हो, हिंदी वाले अपना हिंदी में, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में। आगे बढ़ता हूं। किसी आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, यानी ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करें। एक दूसरा, फाइंड एंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कोई चार्ज कंडक्टर है, मतलब जिसको आवेशित कर रहे हो उसकी ऊर्जा बताइए। ठीक है, जो चार्ज किया हुआ है। तो सपोज दैट, देखिए होता क्या एक्चुअली है, एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। जहां पे वर्क करना पड़े इसका मतलब वहां पर एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लो एक हमारे पास कंडक्टर है, यही है चालक, और इस चालक अभी उदासीन है। इस चालक से सपोज कर लो एक इलेक्ट्रॉन अभी निकाला मैंने, तो ये तो प्लस आवेश से आवेशित हो गया। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा तभी निकलेगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। ठीक है, तो निकालने तो काम करना पड़ा, फिर और निकालेंगे तो और काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से काम करना पड़ रहा है, इसको काम करना पड़ रहा है निकालने के लिए। और इस कंडक्टर की अपना क्या है, धारिता है C, जिसको कैपेसिटी बोलते हैं। इसको चार्ज कर रहे हैं, सपोज दैट एक इंस्टेंट वैल्यू के लिए मान लो कि अभी चार्ज हो गया प्लस Q से, लेकिन स्मॉल q से। तो इस समय इसकी जो वोल्टेज होगी, यानी विभव कितना होगा, यानी पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। हो गया। dq, अब लेंगे dq आवेश के लिए किया गया कार्य, यानी वर्क डन फॉर dq चार्ज, यानी dq चार्ज के लिए वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, dw, जो क्या होगा v इंटू dq होगा। तो देखो dw लेंगे तो v का वैल्यू कितना आएगा, q बाई सी इंटू dq। हो गया ऐसा। यही वर्क डन क्या है, तो यहां पर एनर्जी है, यानी स्मॉल एनर्जी, जो क्या होगा dw होगा, यानी du इज इक्वल टू dw। तो q बाई सी ये dq होगा। अब क्या करना पड़ेगा, जीरो से लेके बड़ा चार्ज कैपिटल Q तक इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो du, तो 1 बाई सी बाहर, इंटीग्रेशन Q पर पावर 1 dq,
जीरो से कैपिटल क्यू, तो डी यू मतलब यू 1/c, तो q पे पावर 2/2, जीरो से कहां तक, q तक हो गया। अब देखिए u इज इक्वल टू 1/c यानी 2 बाहर, और यहां से क्या आएगा q स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर यानी जीरो, खत्म। अब देखो तो u इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 q स्क्वायर बाई c, एक, और q इज इक्वल टू क्या होता है, तो c भी होता है, ठीक है। तो जैसी c भी यहां देंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर भी स्क्वायर, सी सी कैंसिल, तो भी स्क्वायर, यानी देखो ये क्या आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यानी किसी भी कंडक्टर को जब आवेशित करेंगे तो उसकी ये फॉर्मूला होगी, कितना होगी, तो हाफ सी भी स्क्वायर होगा। मैटर सॉल्व, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया, यही डिराइव करना था। देखो आगे, अब आगे आता है इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालें। यानी समांतर प्लेट यानी समांतर पट जो संधारित्र है उसकी धारिता की क्या फॉर्मूला होती है उसको प्राप्त करना है, मतलब निकालना है, डिराइव करना है। एक दूसरा ये बात है कि यदि एक संयुक्त प्रावैधुत माध्यम, संयुक्त मतलब मिला हुआ है ना, पहली वाली माध्यम, दूसरी वाली माध्यम, तीसरी वाली माध्यम, इस तरीके से क्या करना है, माध्यम प्लेट के बीच प्रविष्ट करा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता किस प्रकार बदल जाएगी, तो संधारित्र की धारिता किस प्रकार बदल जाएगी ये बतलाना है। इसको इंग्लिश में जरा देख लिया जाए, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। एक, इफ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हाउ विल द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर चेंज, ठीक है। यानी कैपेसिटी कैसे चेंज करेगा, जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक उसमें क्या करेंगे, इंसर्टेड करेंगे, उसके बिटवीन इंट्रोड्यूस्ड करेंगे तब। चलिए सबसे पहला सवाल ये है, यहां तक फर्स्ट पार्ट है ये। पहले है कि आपको कैपेसिटी की फॉर्मूला डिराइव कीजिए। एक, चलिए ठीक है, कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो मान लो देखो ये पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट बना लो, बना लिए। इस प्लेट को यदि आप चार्ज देते हो, चार्ज दिए, तो इस प्लेट पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये क्या है, तो यहां पे अर्थेड है, ओके। अब देखिए इसके बीच की जो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन क्या है, डी है, डी दे दिया गया, बीच की दूरी। अब देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा इसके बीच, तो प्लस वाला से माइनस वाला के तरफ जाएगा, विद्युत क्षेत्र जा रहा है प्लस से माइनस के तरफ, ओके। तो अब यहां पर है कि विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब देखो यहां पर जो वोल्टेज होगा पॉजिटिव और इसका वोल्टेज जो होगा वो होगा नेगेटिव। देखिए कैपेसिटी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, दिया गया आवेश जरूरी है और जो विभवांतर पैदा होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो जरूरी है। यानी दो चीज यहां पे जरूरी है, ठीक है। तो चार्ज तो पता है, दिया गया आवेश कितना है तो पता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मालूम नहीं है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, सो देखो इसमें विद्युत क्षेत्र जो है उसको निकाल लो। देखो तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है, यानी दो प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, जिसमें ये जो सिग्मा देख रहे हो ये होता है Q बाई ए, क्या हो गया Q बाई ए। तो यहां पर E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगा, जब सिग्मा का वैल्यू Q बाई ए लाके पुट करेंगे। अब देखो वोल्टेज निकाल लो, तो V प्लस माइनस V माइनस, जो क्या आएगा E इंटू डी आएगा, E इंटू डी आएगा। तो वोल्टेज भी, तो E
क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी हो गया ऐसा। अब कैपेसिटी सी लोगे तो यहां पर C इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई भी आएगा। C इज इक्वल टू क्यू बाई भी का वैल्यू क्यू डी और बाई एप्सिलॉन नोट ए, तो ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नोट ए। अब देखो यहां पर क्या करेंगे तो ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। निकल गया कैपेसिटी किसका, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कितना आएगा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी आया। तो यहां पे दो बातें देखिए, ये तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नोट और दूसरा ये दोनों वेरिएबल है। जितना ज्यादा बड़ा प्लेट की एरिया होगी उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा, जितना प्लेट एरिया कम होगा उतना कैपेसिटी कम होगा। तो पहला फैक्टर ये डिपेंड किया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे, दूरी पे, बीच की दूरी पे। दूरी बढ़ा दोगे तो ये वाला घट जाएगा, दूरी घटा दोगे तो ये वाला बढ़ जाएगा। लेकिन कितना आवेश दिया, कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं रख रहा है। देखो तो कहीं है, इस पे डिपेंड है नहीं है। यानी समांतर पट संधारित्र, यानी संधारित्र की जो धारिता है उसके दिए गए आवेश, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विभवांतर, वो सबसे स्वतंत्र होता है। किस पे डिपेंड करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है उस पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर है। अब देखो एक दूसरा आएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उस पे डिपेंड करेगा कि नहीं ये अब दिखाना है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, फर्स्ट पार्ट का जवाब इतना हो गया। इसमें एक लाइन लिख सकते हो है ना, दो प्लेट समांतर प्लेट या तो दो आइडेंटिकल समरूप प्लेट जिसकी प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, दोनों को समांतर रूप में d डिस्टेंस पे रखा गया है, जिसमें से एक प्लेट को ग्राउंडेड कर माने अर्थिंग दे दी, अर्थिड कर दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। फिर इतना ऐसे कर सकते हो। अब देखो लाएंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, सपोज कर लो यहां पर अबर देखो ये प्लेट यही है, ये होगा एक प्लेट और एक हो गया ये यहाँ पर दूसरा प्लेट, ठीक है। और इन दोनों प्लेट के बीच देखो एक मीडियम ए है जो एप्सिलॉन 1 है, दूसरा एप्सिलॉन 2 है, और यहाँ पर इस पे चार्ज प्लस क्यू दिया गया, प्लस प्लस प्लस, इस पे माइनस क्यू दिया गया, तो ये माइनस माइनस माइनस। इसमें जो मटेरियल है सपोज कर लो इसका जो थिकनेस है वो T1 है और इसका थिकनेस सॉरी ऐसा कर दो, इसको ले लो T1 और इसको ले लो T2। इसका मटेरियल क्या है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैधुत जो माध्यम है उसका वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी मैंने सापेक्ष प्रावैधुत स्थिरांक एप्सिलॉन 1 है, उसका एप्सिलॉन 2 है। चलो ठीक है। और इधर ये तो क्या रहेगा, अर्थेड रहेगा, देखो दे दिया गया ऐसा। अब यहां पर क्या करो कि इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अलग होगा, जो E1 होगा, इसके लिए क्या होगा E2 अलग होगा, इसलिए कि दोनों माध्यम अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं E1 की बात करूं तो E1 क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 1A। तो यहां पर इसकी जो वोल्टेज लोगे V1 वो क्या होगा E1 T1, ओके। तो E1 के जगह पे तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो E2 जब लोगे तो E2 यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 2A। और इसके लिए जो वोल्टेज होगा V2 होगा जो आएगा E2 इंटू T2, ये हो गया वोल्टेज। अब देखो टोटल वोल्टेज क्या आएगा, यहां से फर्स्ट वोल्टेज प्लस सेकेंड वोल्टेज,
फर्स्ट मीडियम के लिए प्लस सेकेंड मीडियम के लिए। तो देखो इतना हो गया वोल्टेज, तो ये V1 क्या लिखोगे, ये आएगा E1 T1, V2 क्या लिखोगे, E2 T2। अब देखो यहां से कैपेसिटी दोगे, कैपेसिटी का माने धारिता का बेसिक कंसेप्ट क्या है, चार्ज बाई वोल्टेज। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट लगा दो। अब देखो तो C इज इक्वल टू क्यू रहने दो, वोल्टेज देखो E1 T1 प्लस E2 T2, तो E1 T1 प्लस E2 T2, देखो Q बाई E1 का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 1A इंटू T1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 2A इंटू T2 हो गया। C इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट A इंटू T1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन 2। तो यहां से क्या आएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई T1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन 2। यदि और मीडियम रहेगा, जैसे थर्ड मीडियम तक रहता तो प्लस T3 बाई एप्सिलॉन 3 लगा देते, निकल गया। अब यदि यहां पर मैं डिस्कस करूं, केवल यहां से यहां तक एक ही मीडियम रहता, ठीक है, तो केवल एक ही मीडियम रहता। जैसे देखो ये प्लेट हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये अर्थेड कर दिया गया, और सिर्फ एक ही मीडियम दिया गया एप्सिलॉन आर वाला। तो क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A लिखेंगे बाई, देखो T1 बाई एप्सिलॉन 1, तो T1 क्या होगा, यहां से यहां तक है यानी D, तो ये हो जाएगा D। अब बाई एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन R हो जाएगा, और तो दूसरा है ही नहीं, आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, तो एप्सिलॉन R कहां चला जाएगा, ऊपर, तो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R A और बाई D, तो C का वैल्यू। तो इससे क्या कंफर्मेशन मिला कि ये जो एप्सिलॉन आर है वो गुना हो रहा है आकर, इसका मतलब कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। यानी यदि आप माध्यम डालते हैं, कंपाउंड डालिए, है ना, तो डालोगे तो उसमें क्या होगा, मीडियम डालने से उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो लास्ट रिजल्ट यही मिला कि कंपाउंड मीडियम डालने से, लिख देना है लास्ट में एक लाइन, यदि आप दो प्लेटों के बीच, समांतर पट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच यदि माध्यम डालते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, प्रावैधुत माध्यम डालते हैं, तो उसकी धारिता बढ़ती है। तो यानी संधारित्र की धारिता 3 फैक्टर काम करेगा। एक उसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है प्लेट का, मतलब उसका समानुपाती है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। देखो एरिया का, सेपरेशन का क्या है, बीच की दूरी का क्या, प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बढ़ाओगे तो घटेगा और घटाओगे तो बढ़ेगा। अब उसके बीच जो डाइलेक्ट्रिक है डाला हुआ, उस माध्यम पर भी निर्भर करता है। उसकी यदि कांस्टेंट परमिटिविटी बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, यानी एप्सिलॉन आर बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा धारिता उतना बड़ा होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा, तो माध्यम डालने से बढ़ेगा। चलिए ओके, तो ये हो गया इसका स्टोरी, ठीक है, यहां तक लिख देना है। और यहां पर लिखने के बाद एक लाइन लिख देना है, माध्यम डालने से, है ना, प्रविष्ट कराने से धारिता बढ़ जाती है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता सी है। अब आते हैं थियोरेटिकल पार्ट के बाद न्यूमेरिकल पार्ट पे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न कैसा कैसा। देखो चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, बिंदु A एवं B के बीच समतुल्य धारिता निकालें। यानी A एवं B के बीच समतुल्य धारिता यहां पर निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, एक्चुअली सभी का धारिता C है, C C C C और ये C C।
ठीक है, यानी द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इन द फिगर इज सी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहां पे दो चीज समझना है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी और समांतर, देखिए तो साइड में थोड़ा समझा लेते हैं तब इस सवाल पे लौटेंगे। देखिए यदि श्रेणी की बात करें यानी श्रेणी क्रम यानी सीरीज, देखो तो इसमें क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, एक ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी यहां पर मान लो C2 है। इन दोनों को क्या करो, एक सेल से ऐड कर दो V वोल्टेज, तो यहां पे चार्ज प्लस Q, इस पे चार्ज माइनस Q, इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे चार्ज माइनस Q। देखो प्लस माइनस प्लस ऐड हो रहा है तो सीरीज हो गया। यहां पर सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में सब पे आवेश इक्वल जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। वोल्टेज की बंटवारा हो जाएगी, एक V1 हो गया और एक फिर V2 हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज बट जाता है, आवेश सेम रहता है। और यहां पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, जितना तक रहेगा, थर्ड रहता तो प्लस 1/C3 लगा देते, फोर्थ वाला रहता तो प्लस 1/C4 भी लगा देते। तो ये हो गया सीरीज के लिए। अब यहाँ पे आता है पैरेलल, यानी क्या चीज, यहाँ पे ये है जिसका नेम है समांतर यानी पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। यानी पैरेलल में बात करें तो देखो एक कैपेसिटर A ले लिए, दूसरा कैपेसिटर A ले लिए, तो इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, और यहां से एक सेल अटैच कर दिए जिसका वोल्टेज V है। यहां से चार्ज भेजेंगे तो इस पे चार्ज जाएगा प्लस Q1, तो ये हो जाएगा माइनस Q1, इस पे आ जाएगा तो प्लस Q2, इस पे आ जाएगा तो माइनस Q2, ठीक है। अब देखिए तो इसमें सीरीज पैरेलल में समांतर में क्या हुआ, चार्ज की बंटवारा होती है, चार्ज डिवाइड होता है, और हर एक कैपेसिटर, हर एक संधारित्र की धारिता आपस में क्या होती है, समांतर क्रम में बराबर होती है। हर एक संधारित्र की धारिता समांतर क्रम में बराबर होती है और चार्ज की बंटवारा होती है। यदि धारिता अलग अलग है तो आवेश अलग अलग हो जाएगा, बट जाएगा, यहां पे जाने के बाद बट जाएगा। और यदि धारिता इक्वल रहेगा तो यहां बंटवारा भी इक्वल होगा। और यहां पे C इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो C1 प्लस C2, यानी समांतर क्रम में डायरेक्ट ऐड करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ऐड करो, ये हो गया। अब इसी कंसेप्ट को यहां पर यूज करनी है। देखिए वो था बेसिक कंसेप्ट जो बताया मैंने, अब यहां पे यूज करना है सोल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी के बीच निकालना है तो इसको ऐसा ही रहने दो। देखो ए रह गया ऐसे, तो ए बी रह गया, सी हो गया। यदि ए से चलेंगे इधर की तरफ तो दो रास्ता है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। इधर से भी जाएंगे तो दो कैपेसिटर मिलेगा, इधर से भी जा रहे हैं दो कैपेसिटर मिलेगा, लेकिन दोनों रास्ता डी पर जाकर मिल जाता है। यानी देखो यहां से चला ऐसे, एक रास्ता इधर है जिसमें दो कैपेसिटर है, एक रास्ता इधर से है जिसमें भी दो कैपेसिटर है, लेकिन आगे चल करके दोनों एक बिंदु पर मिल जाता है और वहां से आगे बढ़ने पर एक कैपेसिटर है, ठीक है। और फिर कहां पर आ गया, बी पर आ गया। देखो ए से बी डायरेक्ट गया तो केवल एक कैपेसिटर मिला, ए से इधर से गया तो डी के पास जाने पर इधर से दो कैपेसिटर, इधर से दो कैपेसिटर, और फिर दोनों का जहां मिलन होगा उसके बाद बी पर लौटने पर एक कैपेसिटर। वही चीज को यहां पर मैंने दर्शा दिया। देखो क्या कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए बात करते हैं, सी और सी दोनों क्या चीज में है, सीरीज में है। ओके, ये दोनों भी सीरीज में है, तो 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c प्लस 1/c यानी 2/c, तो c इक्विवेलेंट यानी c/2 होगा। अब देखो c/2 हो गया, तो यहां पर a पॉइंट हो गया और ये c हो गया और ये b हो गया। अब देखो यहां से जब चलेगा तो यहां से जाएगा c/2, यहां से जाएगा c/2। देखिए तो ये क्या होगा, c होगा अब ये दोनों पैरेलल में हो गया। देखिए तो जब ये दोनों पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, तो समांतर में डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो c/2 प्लस c/2 यानी c आ जाएगा। देखो ये रहने दो और ये b रहने दो, तो ये c, तो ये कितना होगा, यहां पे c हो गया और ये कितना हो गया, तो यहां पे c हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखो c और c सीरीज में है, तो c और c सीरीज में कितना होगा, c/2 होगा, अभी बताया था मैंने सॉल्व करके, तो c/2 हो गया। देखो अब यहां पे इधर इरेज करके अब उसको बढ़ाता हूं। देखिए तो यहां पर a रहेगा और ये क्या होगा c और ये b है, इधर से ये कितना है, तो c/2 है, c सीरीज में था इसलिए। अब ये दोनों क्या चीज में आ गया, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो अब हो गया c प्लस c/2, 1 प्लस आधा 1.5 मतलब 3/2, तो ये हो गया c इक्विवेलेंट किसके बिटवीन, a और b के बिटवीन, कितना 3c/2 आ गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। एक धातु के, देखो यहां पर इतना त्रिज्या वाले, धातु के त्रिज्या यहां पे छूट गया है, 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर वाले गोला पर आवेश दिया गया है, यानी इतना आवेश दिया गया है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालें, यानी द चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज इतना, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। यानी देखिए क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लो, सॉल्व जब करेंगे तो यहां पे देखो Q है, Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, रेडियस R है जो 9 सेंटीमीटर है, यानी 9 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ठीक है, और क्या है, इतना निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी U = व्हाट। ठीक है, U = व्हाट हो गया, लेकिन है किसका, स्फेरिकल का। देखो यही है, ये प्लस 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 प्लस, इसका रेडियस क्या है, R है, इसका चार्ज Q है, तो इसका C जब निकालोगे तो C = होता है 4πε0r, किसका, इस स्फेरिकल बॉडी का, स्फेरिकल कंडक्टर का। देखो तो U = क्या फॉर्मूला पढ़े हो, हाफ Q² c, यानी हाफ Q² c, C का वैल्यू 4πε0r होगा ऐसा। U = ये क्या होगा 1/2 इंटू Q², तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, 10⁻⁻12 बाई 4πε0 है, यानी 1/4πε0 है। अच्छा देखो इसको, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे और सजा सकते हो, 1/2 रहने देते हैं, इंटू 1/4πε0 कर देते हैं इसको, और ये इंटू Q² R कर देते हैं, हो गया।
अब देखो यहां से 1/2 रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है, इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर 4 चौके 16, और स्क्वायर करोगे तो -12 बाई आर आएगा। तो आर की वैल्यू देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। अच्छा अब देखो यहां पर जो कैंसिल होगा तो 9 से 9 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल करेगा तो 8 होगा, ठीक है। अब देखो यहां से 8 रहने दो, इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो 10 पर पावर 11, कितना बचेगा 10 पर पावर -12 होगा, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -1 जूल, यानी 0.8 जूल होगा इतना। तो क्या आ गया 0.8 जूल दे दिया गया, दैट्स ऑल। देखो तो ये हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे है एक आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव इतना है, SI मात्रक में है, बिंदु x इज इक्वल टू 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी यही निकालनी है, ठीक है। यानी पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इतना इन SI यूनिट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू इतना। देखो तो मुझे भी मालूम है, सॉल्व जब करेंगे तो भी की वैल्यू दिया हुआ है 3 + 2x, लेकिन मुझे E चाहिए, वो भी कहां पर, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर वाले बिंदु पर, यही ना। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो E इज इक्वल टू -dv/dx, ठीक है। तो यहां से E इज इक्वल टू -d/dx, भी का वैल्यू 3 + 2x। अब देखो E इज इक्वल टू माइनस, पहले 3 ले लो और फिर dx ले लो, प्लस 2 बाहर कर लो तो dx/dx। 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो E इज इक्वल टू -0 + 2 × 1, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा -2, और ये होगा वोल्ट पर मीटर, हो गया ऐसा। तो यहां पे E इज इक्वल टू -2 वोल्ट पर मीटर दे दिया गया। अब ये x पर डिपेंड ही नहीं है, x एक्सिस में जितना भी दूर चले जाओ कोई भी बिंदु पर इतना ही आएगा। तो x इज इक्वल टू यदि 2 मीटर भी लेते हैं तो इसको तो x से कोई मतलब नहीं, कितना हूं दूरी पर लो इतना ही होगा, यूनिफॉर्म होगा तो इतना ही रह जाएगा 2 मीटर पर भी। ओके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड होता है, यानी 3 है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में यानी देखो स्टेप फर्स्ट या तो कंडीशन फर्स्ट, सोल्व जब करेंगे तो यहां पे क्या है कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना है इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैराड है, कितने का 3 का, और तीनों आपस में बराबर है। तो यहां पर सीरीज में फार्मूला लगाओ 1/CS, तो 1/C1 तो C, 1/C2 तो C क्योंकि इक्वल है, प्लस 1/C3 तो C, 3 ही तक जाना है, 3 कैपेसिटर है सीरीज में, तो 1/6 माइक्रोफैराड, तो ये क्या लिखोगे 3/C, क्रॉस कर दो तो C इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैराड, यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है 18 है माइक्रोफैराड है।
वैसा वैसा कितने हैं 3, और तीनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सीरीज में रिजल्ट कितना आ जाता है 6 माइक्रोफैराड आ जाता है। मतलब 18 है एक का और 3 है, तीनों को जोड़ दिए तो 6 हो गया, यानी कम गया। कितना हो गया? तो वो कम गया। ठीक है, अब देखिए दे दिया गया ऐसा। अब इसमें है, आगे बढ़ाता हूं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 बोला कि समांतर क्रम में उसको जोड़ते हो। अगर उन्हीं तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता निकालें। अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे यार, तो समांतर क्रम में CP पैरेलल में, तो C प्लस C प्लस C, तो इसको लिखेंगे 3C। तो 3 इंटू C का वैल्यू 18 माइक्रोफैराड, तो 18 तिया 54 माइक्रोफैराड, यानी CP बराबर 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी समांतर क्रम में बढ़ गया, श्रेणी क्रम में घट जाता है जोड़ने पर, यानी श्रेणी क्रम में न्यूनतम मिलता है और समांतर क्रम में मैक्सिमम मिलता है। दैट्स ऑल। ठीक है, ये स्टोरी हो गई। तो ये तो सॉल्व हो गया, इतना आंसर आएगा समांतर क्रम में। आगे बढ़ता हूं, देखो अगर है इसमें एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, यानी त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, यानी द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, और उसकी जो साइड है ये भी कंफर्म कर रहा है, साइड ए जो 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है। मीटर में बदलेंगे तो अब ये ट्रायंगल बना लो, यहां पे देखो ऐसे समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ए और साइड ए। अब देखो एक कॉर्नर और एक कॉर्नर है। अब देखो दो बिंदु आवेश, इतना नैनो कूलम है, तो दो बिंदु आवेश Q बराबर प्लस 3 नैनो कूलम, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। इसके दोनों कोनों पर रख दिए जाते हैं। त्रिभुज के तीसरे कोण पर देखो, यहां पर एक लगा दो प्लस Q, यहां पर एक लगा दो प्लस Q, प्लस Q प्लस Q, हो गया ऐसा। इसके तीसरे कोण पर इतना नैनो कूलम जांच आवेश अनंत से लाना है। कहां से लाना है? अनंत से। चलिए, जांच आवेश कितना है? Q, स्मॉल q 1 नैनो कूलम है, तो 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम हो गया। ये हो गया जांच आवेश। चलिए ठीक है, कहां से लाना है? अनंत से लाना है। तो अनंत से जब लाओगे तो ये तो बात पक्का है कि इनिशियल वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। कहां है? इन्फिनिटी पर है, इसलिए। और कहां पे लाके रखना है? ये जो थर्ड कॉर्नर है यहां पे लाके रखना है। तो यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। तो यहां पर वोल्टेज किसके कारण? ए और ए, इन दोनों के कारण। तो इन दोनों के कारण वोल्टेज निकालोगे फाइनल। तो ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है। तो इस बिंदु आवेश से ये दूरी, ये बिंदु आवेश से ये दूरी, जितना इसका अमाउंट उसका इतना। तो एक बिंदु आवेश से वोल्टेज निकाल लो, निकाल लिया, और 2 से क्या कर दो? गुना कर दो। कर दिया, 2 से गुना हो गया ऐसा। अब देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। देखो तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो केवल क्या होगा? V फाइनल होगा। अब देखो किया गया कार्य निकाल दो। कार्य निकालना है ना, कितना कार्य करना पड़ा। तो यहां पर देखो क्या होता है, डेल्टा V बराबर W बाई Q होता है, जिसको लाया गया है। तो W बराबर क्या होगा? Q इंटू डेल्टा V होगा। तो Q इंटू डेल्टा V, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई A इंटू कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए तो यहां से
Q, पहले ऐसा करो, इसको सजा लो, Q, तो Q क्या है? टेस्ट चार्ज 1 नैनो कूलम यानी 10 टू दी पावर -9 होगा ऐसा। तो 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी, देखो अब यहां पर आ जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q का वैल्यू कितना है? तो Q 3 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -9 बाई ए कितना है? 0.2 है, तो ये हो गया 0.2 इंटू 2 दे दिया गया ऐसा, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूं, सो देखो ये पॉइंट हटा देता हूं, तो एक 10 बैठ जाएगा, हो गया। अब देखो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, हो भी गया। अब ये देखो A वाला 9 से इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर +9 और पावर -9, तो ये बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब यहां से 9 तिया 27 इंटू कितना होगा जरा सोचो। अब -9 है, ये कितना है? 10 है, तो इसके ऊपर 1 पावर 10 टू दी पावर -8, तो इतना क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। तो इतना जूल इसको लगा दिया गया, यानी 10 टू दी पावर -8 जूल। इतना ही पे छोड़ सकते हो कि इतना वर्क डन हुआ। इसको माइक्रो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पर नैनो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तो आंसर सही है। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन इस सवाल का न्यूमेरिकल के साथ। तो ये जो क्लास थी, ये इलेक्ट्रोस्टैट के सब्जेक्टिव का लास्ट क्लास था। तीनों क्लास में सब्जेक्टिव का 3 क्लास हुआ, ऑब्जेक्टिव का 1 क्लास हुआ, एक ऑब्जेक्टिव का क्लास और होगी, और इतना ही क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड आपका सवाल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी पूछा जाएगा। इतना यदि आप तैयारी कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में वाले इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में अपना नोट्स तैयार कर लेते हैं आंसर का, उतना ही से आएगा, है दैट्स ऑल हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।